वालेकुम। तो जिस तरह से हमने यूरोपियन हिस्ट्री के जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक हमने लिए और उन पे हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने राइज़ ऑफ ऑटोमन बेस्टमार्क पे बात की और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और उसके सब टॉपिक्स पे बात की, और इसके अलावा नेचर ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन पे हमने बात की। फिर उसके बाद रशियो टर्किश वार पे हमने बात की, और अभी रिसेंटली हमने क्रिमियन वार पे भी बात की, जो कि 1853 और 56 वाली वार और 2014 वाली वार पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी हमें बात किया था, और उसमें हमने थोड़ा बहुत बात किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो आज का टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक ही साल में हुए थे। हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टॉपिक में भी हमने ये बात की थी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक ही साथ हुए थे। लास्ट में जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती है और एक ही प्लेस रहती है, और उसमें ये एक आइडिया दिया जाता है इसको इटली को, कि अगर हम दूसरी स्टेट्स की तरफ जाएंगे, फ्रांस या ऑस्ट्रिया की तरफ, तो पीछे से तुम रोम पर कब्ज़ा कर लेना, रोम को स्नैच कर लेना। ठीक है। तो इसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक ही ईयर्स में होती हैं। और दूसरी बात हमने ये की थी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिफ़िकल्ट था उसका यूनिफाइड होना, क्योंकि जर्मनी के नाम का कोई स्टेट पहले से मौजूद नहीं थी। दूसरी स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बनाना था, नई स्टेट बनानी थी, दैट इज़ कॉल्ड जर्मनी। ठीक है। लेकिन इटली पहले से मौजूद था, लेकिन इटली पे वॉर्स हुई तो इटली डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इटली को दोबारा रीयूनाइट किया गया। ठीक है। इसलिए इटली के पार्ट्स मौजूद थे, उसको रीयूनाइट करना था, लेकिन जर्मनी के पार्ट्स मौजूद नहीं थे। जर्मनी न्यू स्टेट से बन रहा था। ठीक है। सेकंड चीज़, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों वार्स में, वर्ल्ड वार 1 में भी और वर्ल्ड वार 2 में भी। वर्ल्ड वार 2 में भी आपको पता है कि हिटलर आ गया था जर्मनी में, और हिटलर ने अपने रिवेंज के लिए और दूसरी बहुत सी चीज़ों की वजह से दूसरी स्टेट्स पे कब्ज़ा करना चाहता था, और इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे बात करने से पहले हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स के, जो कि जिनका बहुत बड़ा किरदार है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सबसे पहले मैज़नी, कैवियर और गैरिबाल्डी। तो मैज़नी जो है 1830 में, इसका इतना कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसको यंग इटली कहा गया, और उनकी जो दोनों अपराइजिंग थी, दोनों अपराइजिंग फेल हो गई थी, एक 1831 में और दूसरी 1848 में। दोनों अपराइजिंग इसकी फेल हो चुकी थी, लेकिन रूलिंग एलिट्स चाहती थी कि इटली यूनिफाइड हो, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऑफर कर रही थी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी को भी ऑफर कर रही थी। ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की वजह से बहुत सी वॉर्स हुई। अब चीफ मिनिस्टर्स जो था, कैवियर चीफ मिनिस्टर था बेसिकली, उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए थे फ्रांस के साथ, इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। मैज़नी का भी एक टाइटल है, गैरिबाल्डी का भी एक टाइटल है, और कैवियर का भी एक टाइटल है। ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर था, उसने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ और सार्डिना पेडीमोंट के साथ सार्डिना और पेडीमोंट को सक्सीड किया ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करने के बाद। ठीक है। ऑस्ट्रिया के अंडर में थे ये दोनों स्टेट्स, उसको ऑस्ट्रिया को डिफीट किया और सार्डिना और पेडीमोंट वापस ले लिए। ठीक है। 1859 में तो एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स मंगवाए गए, उनको मतलब उनकी सपोर्ट ली गई गैरिबाल्डी की अंडर में, गैरिबाल्डी की लीडरशिप में, यूनिफिकेशन की मूवमेंट में। फिर 1860 में उन्होंने साउथ इटली की तरफ मार्च किया और किंगडम ऑफ टू सिसिली को सक्सीड किया, और उसको स्पेनिश रूलर्स से ड्राइव आउट किया, स्पेनिश रूलर से उनको बाहर कर दिया। ठीक है। तो जो सिसिली थे वो पहले स्पेनिश रूलर्स के अंडर में थे, और लोकल पीपल की मदद से उन्होंने दोनों टू सिसिलीज को, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को सक्सीड किया, मतलब उसको स्नैच कर लिया। फिर उसके बाद 1861 में विक्टर एमेनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 1861 में विक्टर एमेनुअल II यूनाइटेड के इटली का
किंगडम मतलब किंग बन जाता है, बादशाह बन जाता है। अब इनके टाइटल्स पे हम बात करें, मेज़नी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन इसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई और उसने एक जो है ना न्यूज़पेपर पब्लिश की थी, जिसमें उसने यूनिफिकेशन के एडवांटेजेस का जिक्र किया और उसकी वजह से लोगों के माइंड इनलाइटन हुए और उनको एक बावर करवाया कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एडवांटेज यूनिफिकेशन का होना और लोग जो है उस पर एग्री हो जाए। तो इसीलिए मेज़नी को हार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गैरीबाल्डी आ जाते हैं। गैरीबाल्डी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कैवियर और मेज़नी से वो जंग भी लड़ते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है यूनिफिकेशन की वजह से। तो इसी वजह से उसको सॉर्ड ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है। फिर उसके बाद कैवियर आ जाते हैं। कैवियर को ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है, बट ही कुडेंट सी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि वो इतना परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतनी कोशिश करते रहते हैं। तो उस परेशानी की वजह से, उस सोच की वजह से मतलब इटली की यूनिफिकेशन की वजह से जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद हम चलें, अगर शुरू से बात करें तो सबसे पहले इटली और रोमन एम्पायर के अंडर में था, जिसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा गया। फिर बाद में उसका नाम चेंज हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी इसको कहा गया, बाज़ंटाइन एम्पायर भी हम उसको कहते थे। बाज़ंटाइन एम्पायर आपने अर्तुगरुल गाजी देखा होगा, ऑटोमन एम्पायर ओस्मान का सीरियल भी आपने देखा होगा, तो उसमें बाज़ंटाइन का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो बाज़ंटाइन एम्पायर एक रोमन एम्पायर थी। 1453 में ऑटोमन एम्पायर उनको डिफीट करती है और इटली जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर जब हमने बाल्कन स्टेट्स पे बात की और हमने ईस्टर्न क्वेश्चन पे हमने बात की कि ऑटोमन एम्पायर जो है वीक होता जाता है और उसका डिक्लाइन होता है, तो इस वजह से डिक्लाइन की वजह से जितनी भी क्रिश्चियन स्टेट्स थी वो ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होती जाती हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स जंग लड़ने के बाद आज़ाद होती हैं और कुछ स्टेट ऐसे ही डिक्लाइन देखकर ही आज़ाद अलग हो जाती हैं, अपना मतलब जो है कर लेती है। तो जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो जाता है तो इटली डिवाइड हो जाता है बहुत सी छोटी छोटी स्टेट्स में। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है इटली के उन पर ऑस्ट्रिया रूल करता है और दूसरी तरफ, ठीक है, अब ये इटली डिवाइड हो गया, इटली अलग हो गया ऑटोमन एम्पायर से और छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो गया। जिस तरह से जर्मनी डिवाइड हो गया था, जर्मनी मतलब जो है ना तकरीबन 300 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो उसने कुछ मेजर स्टेट्स में इटली को डिवाइड कर लिया था। ठीक है, तो इसी तरह अब दूसरी अगर साइड में हम देखें, दूसरी तरफ हम चलें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ हम चलें 1789 में। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है और नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ जाते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट वही सेम चीज़ जो उसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में की थी, मतलब उससे पहले तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये था कि जब जर्मनी 300 छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो वो उस वक्त नेपोलियन ही था जिसने छोटी छोटी स्टेट्स को कुछ मेजर स्टेट्स में उसने डिवाइड किया था, जिसमें आपका ऑस्ट्रिया और जो है आपकी दूसरी स्टेट जो है थी वो मेजर स्टेट्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर में आ जाते हैं तो 1796 में नेपोलियन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जब ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो जाता है तो इटली डिवाइड हो जाता है और इटली छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है और उन छोटी स्टेट्स के जो मेजर मतलब जो ना ज़्यादातर स्टेट्स इटालियन जो स्टेट्स थी या टेरिटोरी थी उन पर ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था। ठीक है, अब जब नेपोलियन पावर में आ जाता है तो नेपोलियन 1796 में नेपोलियन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार में जाता है और उससे मतलब उसका मकसद क्या होता है, और इटालियन स्टेट्स को स्नैच करना, छीनना ऑस्ट्रिया से। फिर 1796 में 1796 में नेपोलियन ऑस्ट्रिया को डिफीट करता है और 1797 में 1797 में नेपोलियन एक ट्रीटी साइन करता है ऑस्ट्रिया के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो कहा जाता है। आज के दिन उसको कैंपो फॉर्मिडो कहा जाता है। ठीक है, अब इस ट्रीटी का सबब क्या था? इस ट्रीटी का सबब था इटालियन टेरिटोरीज पे रूल करना, मतलब ना अब इटली उन टेरिटोरीज पे रूल करेगा और ना ऑस्ट्रिया उस टेरिटोरीज पे रूल करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन रूल करेगा या फ्रांस उन पे रूल करेगा। तो नेपोलियन क्या करते हैं, जो जितनी भी छोटी छोटी स्टेट्स थी उनको 4 किंगडम्स में उनको डिवाइड करता है। जिस तरह से जर्मनी में
300 को मेजर स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी मतलब तकरीबन 26 से 40 स्टेट्स में सॉरी तो मेजर छोटी छोटी स्टेट्स को मेजर स्टेट्स में डिवाइड कर लेता है जर्मनी में। यहाँ पर भी नेपोलियन इटालियन की जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनको 4 किंगडम्स में डिवाइड कर लेता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि नेपोलियन का एक बड़ा रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में भी। तो जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है 1815 में इन बैटल ऑफ वाटरलू, आखिरी बात थी नेपोलियन की, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट वापस नहीं आते। तो उस वक्त जब इन्होंने ये 4 किंगडम्स बना लिए तो उस वक्त नेपोलियन के जाने के बाद ट्रीटी साइन की जाती है, कांग्रेस ऑफ वियना साइन किया जाता है। और उस कांग्रेस ऑफ वियना में ये मकसद रखा जाता है कि अब जितनी भी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं नेपोलियन की, वो सारी ख़त्म करनी है, एक नए सिरे से हमें जो है पूरा सिस्टम बनाना है। ठीक है, अब सब कुछ चेंज कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ जो नेपोलियन ने बनाई थी 4 किंगडम्स, वो उन्होंने चेंज नहीं किए। ठीक है, नया जियोग्राफिक मैप बनाया गया यूरोप का, लेकिन जो किंगडम्स बनाई गई थी उनको नहीं छेड़ा गया, वो वहीं थी। सही है, लेकिन फ़र्क ये था कि जो 4 स्टेट्स थी पहले किंगडम, उन पर एक हुक्मरान था पहले नेपोलियन के टाइम, लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद उन 4 स्टेट्स को डिवाइड किया गया और उन 4 स्टेट्स के अलग अलग रूलर्स रखे गए, उनको अलग अलग रूलर्स दिए गए। ठीक है, तो किंगडम ऑफ टू सिसिली, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि स्पेन के अंडर में था, वो छीन लिया जाता है। सही है, किंगडम ऑफ टू सिसिली साउथर्न साइड था, वो स्पेन को दिया जाता है और स्पेन उस टाइम कैथोलिक था। और उस वक्त स्पेन को ऑस्ट्रिया और आपका जो है फ्रांस सपोर्ट करता था, क्योंकि फ्रांस भी कैथोलिक था और ऑस्ट्रिया भी कैथोलिक था। अब मिडिल में आप देखेंगे सिसिली, आप देखेंगे ये येलो कलर में बिल्कुल लास्ट में, और बीच में आप मिडिल में आप देखेंगे पेपल या उसको कहते हैं पेपल स्टेट से, जो कि रेड कलर में है मिडिल में, वो पोप के अंडर थे। सही है, अब पोप के अंडर रोम भी था। सही है, रोम भी पोप के अंडर में था, पेपाल भी रोम के अंडर में था। वेंजिनिया, लैम्बार्डे और टस्किने, ये जो स्टेट्स थी ये ऑस्ट्रिया के अंडर में थी। और दूसरी जो अदर प्लेसेस है, 2 अदर प्लेसेस हैं, जिसको पेडिमोंट और सार्डिना, पहले अलग एक ही स्टेट हुआ करती थी लेकिन बाद में वो अलग हो जाती हैं। पेडिमोंट और सार्डिना ये ऑस्ट्रिया के अंडर में थी, मतलब दूसरी स्टेट्स के अंडर में थी। और ये जो दूसरी स्टेट्स थी, और इन दोनों स्टेट्स पे दूसरी स्टेट्स रूल करती थी, और इन दोनों स्टेट्स को रियल इटली स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है मतलब पेडिमोंट और सार्डिना पुरानी स्टेट्स थी और ये रियल इटालियन स्टेट्स थी, मतलब ये एक बेसिक इटालियन स्टेट्स थी। सही है, बाद में ये अलग हो जाती हैं, लेकिन पहले शुरू में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि पेडिमोंट सार्डिना को स्पेन की उस राजधानी से अलग किया जाता है, और इस पे जो है अभी ये बाद में जो है अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा था इंट्रो, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकंड पार्ट हम इसका बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे, किस तरह से इटली यूनाइट होता है। जर्मनी का भी हमने बना लिया था, जर्मनी किस तरह से यूनाइट होता है वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ऑटोमन बिस्मार्क जो है अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है और क्या क्या करता है, और किस तरह से जर्मनी को यूनाइट करता है, एक नए स्टेट को यूनाइट करता है। अब इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरह से होता है और क्या क्या स्ट्रेटजीज इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अडॉप्ट की जाती हैं।